गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं एस पी शर्मा त्रिवेदा यस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आलेख और न्यूज़ है उनका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी फ्री मेंटोरशिप की। आज डे हमारा 8। आज का जो टारगेट रहेगा वो GS4 के लिए रहेगा एटीट्यूड, नैतिक और राजनीतिक एटीट्यूड, साथ ही सामाजिक प्रभाव और अनुनय परसुएशन। तो जो सामाजिक प्रभाव और अनुनय हैं उनका एटीट्यूड पे क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखना आपको। फिर है GS पेपर 2 पॉलिटी में, तो जो विभिन्न अंग जो विवाद निवारण तंत्र हैं और जो संस्थाएं हैं उनके बीच किस प्रकार से शक्तियों का पृथक्करण है, ये आपको पढ़ना है पॉलिटी 2 में। इसके अलावा आपको 10 MCQ सोल्व करने का प्रयास करना है। 2 क्वेश्चन है, मेंस की आंसर राइटिंग करनी है। आज की जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। इस इस्तीफे का कारण क्या रहा है, विभिन्न व्यू हैं, तो उनकी बजाय हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। हम UPSC के दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करेंगे। तो बात करते हैं पृष्ठभूमि की। तो 2025 का जो मानसून सत्र है उसके पहले दिन है, तो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए संविधान का जो अनुच्छेद 67 क्लोज क है उसके तहत राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप दिया है। ऐसा भारत के इतिहास में तीसरी बार हुआ है जब किसी उपराष्ट्रपति ने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया है। तो इससे पहले 1969 में VV गिरी के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया गया था। इसी प्रकार R वेंकट जो रमन है 1984 में, इन्होंने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए ही इस्तीफा दिया था। लेकिन जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने किसके आधार पर दिया, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 67 की, जिसमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल और पदत्याग के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो जो पदत्याग है वह संविधान का अनुच्छेद 67 का है। तो इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति है वो स्वेच्छा से राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है, यानी लिखित में देना होगा उसको और वो स्वेच्छा से ऐसा कर सकता है। इसी के साथ जो अनुच्छेद 67 ख है उसमें कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है उसको संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, जो कि हो सकता है अवांछनीय आचरण हो उसका या फिर अयोग्यता हो। ये 2 कारण हो सकते हैं जिनके आधार पर उसे हटाया जा सकता है। तो इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं, प्रोसेस की। तो देखिए, इसकी जो प्रक्रिया है उसके लिए पहले प्रस्ताव जब लाया जाता है तो उसके लिए 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होती है। और जो ये प्रक्रिया होती है ये महाभियोग नहीं कहलाती है जैसा राष्ट्रपति के मामले में होता है, लेकिन जो इसकी नेचर है वो महाभियोग जैसा ही है। तो देखिए, जो संसद है उसके दोनों सदनों की प्रक्रिया के माध्यम से इसे हटाया जा सकता है। इसके लिए जो राज्यसभा होती है उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि जो सभी सदस्य हैं उनका बहुमत, जबकि लोकसभा में इसे सिर्फ साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। हालांकि अभी तक किसी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया के तहत हटाया नहीं गया है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति का इस्तीफा है वो संवैधानिक प्रभाव और प्रक्रिया क्या है, यानी कि वर्तमान में अब कार्यभार कौन संभालेगा। देखिए, संविधान है वहाँ पे कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है, यानी एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट है, इसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसलिए राज्यसभा का प्रॉपर्ली संचालन हो सके, इसलिए जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में कौन अध्यक्षता करता है, जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वह। तो वह अब वर्तमान में इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो बात करते हैं कि अब चुनाव कब होंगे। जैसे देखिए, अब संविधान है वहाँ पे राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि 6 महीने के भीतर है उसके चुनाव किए जाने चाहिए अनुच्छेद 62 के तहत। परंतु जो उपराष्ट्रपति का पद है उसके लिए संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उसमें सिर्फ इतना सा कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो यथाशीघ्र है, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके करवाना है, और इसकी जो अधिसूचना है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाती है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया हुआ है, तो कानूनी आधार क्या है। देखिए, जो चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का वो होता है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 के तहत। बात करते हैं निर्वाचक मंडल,
तो देखिए राष्ट्रपति के मामले में क्या होता है, राष्ट्रपति के मामले में जो सिर्फ निर्वाचित होते हैं, ठीक है, उन्हीं से निर्वाचक मंडल बना होता है, प्लस इसमें एमपी और एमएलए दोनों शामिल होते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति है उसके मामले में ऐसा नहीं होता है। उपराष्ट्रपति में सिर्फ एमपी होते हैं, सिर्फ एमपी होते हैं, प्लस जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें सिर्फ निर्वाचित ही नहीं होते हैं बल्कि जो मनोनीत होते हैं, मनोनीत प्लस निर्वाचित, तो इन्हीं से मिलके बना होता है निर्वाचक मंडल। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी निर्वाचित हों चाहे मनोनीत हों वो सभी शामिल होते हैं। और जो वोटिंग होती है वो किसके आधार पे होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पे होती है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, जो सांसद होते हैं वो अपनी प्राथमिकता के आधार पे, मान लीजिए ए बी सी ये 3 लोग हैं, तो इनको अपनी प्राथमिकता के आधार पे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है वो इसी को प्राथमिकता, ए को प्राथमिकता दे रहा है, सी को सेकंड पे रख रहा है, थर्ड रख रहा है, ठीक है, वाई है वो इसको तीसरे पे रख रहा है, ये दूसरे पे रख रहा है, एक रख रहा है। इस तरीके से क्या है लगातार चलता रहता है। और जो प्रत्येक मत होता है उसका समान मूल्य होता है। लेकिन जो विजयी होगा उसमें ये नहीं है कि जैसे जिसको मैक्सिमम वोट मिल गए, यानी सबसे अधिक जितने भी लोग थे उसमें सबसे अधिक जिसको वोट मिले वो विजय हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति में, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। उसमें क्या होता है कि जो भी उम्मीदवार है उसको 50% + 1 प्राप्त करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोटा प्राप्त करना होता है, और वो होता है जितने वैलिड वोट हैं उसमें 2 का भाग दिया जाता है और प्लस उसमें 1 शामिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि पहला चरण होता है और उसमें कोई उम्मीदवार है वो ये वोटिंग 50% + 1 प्राप्त नहीं कर पाता है, तो फिर क्या होता है, जो सबसे कम जिसको वोट मिले प्राथमिकता के आधार पे, यानी कि जो अंत में है, जो 3rd स्थान पे रहा है, उसके वोटों को मतलब उसकी जो है उम्मीदवारी उसको हटा दिया जाता है और उसके जो वोट हैं वो अन्य 2 में विभाजित कर दिए जाते हैं या स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि जो कोटा है वो प्राप्त नहीं हो जाता है। अब बात करते हैं निर्वाचनीयता की शर्तें। तो उपराष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है उसके लिए पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। यहाँ पे याद रखना है कि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। इसके अलावा किसी संसद जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पे मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और किसी लाभ के पद पे न हो। तो यहाँ पे लाभ के पद जो ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसमें किसको शामिल नहीं किया जाता, जैसे राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, मंत्री हुआ, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते हैं। तो कार्यकाल क्या होता है, तो जो नया उपराष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए ही होता है, न कि केवल शेष काल के लिए। अगली हमारी जो न्यूज़ है कि जो न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा है उनको हटाने की जो संसद है उसमें पहल की गई है। देखिए आपको याद होगा हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि जो न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा हैं उनके आधिकारिक आवास पे आग लग गई थी, जिसके बाद बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट का पैनल था उसने इसको विश्वसनीय माना था। तो इन्हीं को हटाने के लिए संसद में कार्यवाही शुरू की गई है। तो लोकसभा में 145 सांसदों ने और राज्यसभा में 63 सांसदों ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के हैं बल्कि सभी दलों के लोग शामिल हैं। इन सांसदों ने न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है उसके तहत प्रस्ताव दिया है। तो बात करते हैं प्रक्रिया के संवैधानिक और वैधानिक आधार क्या है। देखिए अनुच्छेद 124 क्लोज 4 क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और 217 क्लोज ए क्लोज बी ये उच्च न्यायालय के लिए, और जो जज इंक्वायरी एक्ट 1968 है ये 3 प्रावधान हैं जजों को हटाने के लिए। तो इसमें है कि जो प्रस्ताव लाया जाता है उसकी न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा में 100 सांसद और राज्यसभा में 50 सांसद, जो कि हमने पहले देखा कि इतने लोगों ने इसके लिए प्रस्ताव दिया है
तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। चूँकि ये संख्या पूरी हो गई थी, इसलिए औपचारिक रूप से इस जो प्रक्रिया है इसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो उपराष्ट्रपति थे जो धनखड़ थे, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया था। उन्होंने राज्यसभा में घोषणा की कि अनुच्छेद 124 क्लोज 4 और 217 क्लोज 1 क्लोज बी और जो जज इंक्वायरी एक्ट है उसके तहत एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। और चूंकि ये प्रस्ताव एक ही दिन में दोनों सदनों में लाया गया था, तो इस कारण से क्या हुआ है कि जो अधिनियम की धारा है 3 क्लोज 3, उसमें कहा गया है कि यदि दोनों सदनों में एक ही दिन प्रस्ताव प्रस्तुत होता है तो जो समिति का गठन होता है इसकी जांच के लिए, ये तभी होगा जब दोनों सदन है वो प्रस्ताव को स्वीकृति दे दें। यानी कि अगर मान लीजिए राज्यसभा में आता सिर्फ, तो जो राज्यसभा है वो समिति का गठन कर सकती थी, लेकिन जब दोनों सदनों में एक ही दिन प्रस्तुत हुआ है तो समिति है उसका गठन जब दोनों सदन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे तभी होगा। तो इस आधार पे ये जो प्रक्रिया वो अभी प्रारंभिक चरण में है। तो आगे देखते हैं क्या होता है उसमें। तो बात करते हैं हम जज इंक्वायरी एक्ट है उसके तहत क्या प्रक्रिया है। मान लीजिए कि अगर दोनों सदन है वो प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो फिर क्या होता है, एक 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है, जिसमें कौन कौन शामिल होता है, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद। ये जो समिति होती है ये जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच करती है, फिर जो रिपोर्ट सौंपती है कि जो न्यायाधीश को हटाने के लिए योग्य कदाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा एक जो मामला है वो राज्यसभा में विलंबित है 13 दिसंबर 2024 को। जो न्यायमूर्ति शेखर यादव हैं उनके विरुद्ध भी ऐसा ही मामला लाया गया था, जिन्होंने जो VHP कार्यक्रम में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद बात करते हैं किझाड़ी खुदाई रिपोर्ट विवाद। देखिए ये किझाड़ी या किलाड़ी इसको बोला जाता है, तो ये एरिया है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में एक पुरातात्विक स्थल है जो कि मदुरै से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर जो ASI है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वो वहाँ पे 2015 से खुदाई कर रहा है। यहाँ पे खुदाई में उनको शहरी सभ्यता मिली है, मृदभांड, शिलालेख, संगम युग से जुड़े हुए अवशेष, टेराकोटा पाइपलाइन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। तो जो ASI है उसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उन्होंने जो एरिया है उसको कालखंड के आधार पर 3 कालों में विभाजित किया और उनकी अलग अलग अवधि निर्धारित की। और मेनली माना गया है कि ये अर्ली हिस्टोरिकल काल से संबंधित हैं। कार्बन डेटिंग से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उनके आधार पर यह कहा गया है कि ये जो वस्तुएं हैं वो 2160 वर्ष से भी पुरानी हैं, जो संगम युग से जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे एक विवाद उत्पन्न होता है। देखिए जो केंद्र सरकार है वो कह रही है कि जो ये एरिया है हम इसको 8वीं से 5वीं सदी ईसा पूर्व का नहीं मान सकते। उनका कहना है कि इसके लिए जो अधिकतम है वो हो सकती है 300 ईसा पूर्व से पहले की बात स्वीकार कर सकते हैं। जबकि इनका क्या कहना है कि जो कालखंड है वो सबसे पहले था 8वीं से 5वीं सदी ईसा पूर्व है। तो जो केंद्र सरकार है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक लगातार विवाद चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं उनकी अमेरिकी यात्रा की। तो जो अमेरिका पाकिस्तान के संबंधों की जो लेन देन आधारित प्रकृति है वो क्या है और भारत के लिए इससे क्या सबक है। तो देखिए जो अमेरिका की यात्रा है पाकिस्तान के सेना प्रमुख की वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि भारत है उसके लिए उसके समक्ष क्या चुनौती क्या अवसर हैं, क्या वो कर सकता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सिर्फ वर्तमान के लिए यूज़ नहीं हो सकता, ये चीज़ें आप कभी भी जब आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप इनको लिख सकते हैं। तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं वो वहाँ पे अमेरिका जाते हैं। तो अमेरिका के दौरान उन्हें कहा गया कि वो फिनोमिनल पार्टनर्स हैं अमेरिका के। तो ये क्या दिखाता है कि हो सकता है जल्द ही दोनों देशों के बीच में जो सामरिक समझौते हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने हाल ही में जो एक आतंकी संगठन है TRF, द रेसिस्टेंस फ्रंट, उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है, जो कि एक क्या है जो लश्कर तैयबा था पहले, LET था, उसी का एक नया रूप है। तो भारत के लिए सबक और रणनीति क्या हो सकती है। देखिए चुनौती के रूप में देखें तो अमेरिका वो वर्तमान में दोहरी नीति का पालन कर रहा है। एक तरफ वो भारत का समर्थन करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का करता है।
तो वो पाकिस्तान को, भारत को सुरक्षा साझेदार मानते हुए भी पाकिस्तान के साथ सामरिक सहयोग कर रहा है। तो ये क्या है, अमेरिका की दोहरी नीति। इसके अलावा जो पाकिस्तान की छद्म रणनीति है कि वह आतंकवाद का उपयोग है, अभी भी पाकिस्तान की विदेश नीति का हिस्सा है। मतलब जो आतंकवाद है उसका पाकिस्तान लगातार समर्थन कर रहा है। इसके बावजूद अमेरिका से वो लगातार समर्थन भी प्राप्त कर रहा है। तो ये अमेरिका है, ये दोहरे तरीके से है ना, भारत और अमेरिका के साथ संबंधों को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए क्या अवसर है? देखिए, भारत को क्या चाहिए कि वो स्वतंत्र कूटनीति का पालन करे, यानी कि भारत के जो हित हैं उसके अनुरूप वो अपने संबंधों को स्थापित करे, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखे, न कि किसी पश्चिम के दबाव में आए। इसके अलावा नई ध्रुवीयता की संभावना, देखिए जो रूस और चीन है वो फिर से जो रिक है यानी रशिया इंडिया चाइना मंच उसको सक्रिय करना चाहता है। इसका उद्देश्य क्या है? जो पश्चिम का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है उसको संतुलित करना। तो ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है कि वो इस ध्रुवीयता में शामिल हो। इसके अलावा जो नाम है उसको पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। देखिए, वर्तमान में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो फिर से प्रासंगिक हो रहा है, लेकिन जैसे कोल्ड वार था वैसी वैचारिक निष्ठा की आवश्यकता नहीं है वर्तमान में, बल्कि क्या है, मामला आधारित सहयोग के रूप में। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ये, देखिए क्वेश्चन भी बन सकता है मेंस में, ये अपने आप में ही अकेला क्वेश्चन बन सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। तो आप इस पे अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की क्षेत्रीय नीति। तो देखिए, भारत को है कि जो पश्चिम राष्ट्र हैं उन्हीं के साथ संबंधों को संतुलित नहीं करने की आवश्यकता है, बल्कि भारत को जो अपने उसके पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी संबंधों को पुनः परिभाषित करने की, पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ तक कि वह पाकिस्तान के साथ भी बेहतर संबंध स्थापित कर सकता है। इसके अलावा देखिए, जो अभी भारत है वो रणनीतिक धैर्य का पालन कर रहा है, ठीक है, कि वो प्रयास कर रहा है कि जो स्थिति है वो बनी रहे, सक्रिय रूप से वो प्रयास नहीं कर रहा है। भारत को आवश्यकता है कि वो जो रणनीतिक सक्रियता है उसका पालन करे, स्वयं आगे बढ़ के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंधों को बेहतर बनाए। यहाँ पे है कि जो संवाद हो वो संप्रभुता से समझौता किए बिना हो, यानी कि संप्रभुता है उसको बनाए रखे भारत, और उसके माध्यम से फिर वो क्षेत्रीय जो सहमति है उसको विकसित करने का प्रयास करे। अगला जो हमारा न्यूज़ है वो है निसार उपग्रह को लेके। निसार का अर्थ क्या है? एन का अर्थ है नासा, आई का अर्थ है इसरो, और फिर SAR का है सिंथेटिक एपरेचर रडार। तो ये नासा और इसरो का सहयोग है। इसका प्रक्षेपण किया जाएगा 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। रॉकेट होगा GSLV F-16 और इसकी कक्षा होगी 734 किलोमीटर की ऊंचाई पे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी सूर्य समकालिक कक्षा। तो ये एक ऐसी कक्षा है जिसमें उपग्रह प्रतिदिन एक ही समय पर पृथ्वी के एक ही स्थान से गुजरता है। तो देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक, तो ये जो करता है ये इस तरीके से चक्कर लगाता है, यानी एक तरीके से इसको क्या बोल सकते हैं हम, जो पोलर ऑर्बिट है वो भी बोल सकते हैं। तो पोलर ऑर्बिट भी इसको बोला जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो उपग्रह है वो एक ही निश्चित समय पे, मान लीजिए इस स्थान पे अगर 10 बजे गुजरता है तो वो डेली लगभग 10 बजे ही यहाँ से गुजरेगा। तो ये होती है आपकी सूर्य समकालिक कक्षा। बात करते हैं इसकी तकनीकी विशेषता क्या है जो निसार है इसकी। तो देखिए, दुनिया का ऐसा पहला उपग्रह जो पृथ्वी का अवलोकन है वो 2 विभिन्न रडार बैंड्स पे करेगा, जो कि जो नासा है उसका L बैंड और इसरो का है वो S बैंड। और ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा, यानी कि इसका जो एक चक्कर है वो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसका रिजोल्यूशन काफ़ी बेहतर है, यानी 1 सेंटीमीटर की भी हलचल है उसको ये आराम से देख सकता है, पकड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि किसी विशेष समय पे ही काम करेगा, ये डे नाइट और सभी मौसम में समान गुणवत्ता से डेटा एकत्रित करने में सक्षम है। बात करते हैं कि जो निसार है उसका वैज्ञानिक और व्यवहारिक उपयोग क्या है। तो देखिए, ये जो उपयोग हैं है ना, आप एक तरीके से मान सकते हैं कि जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, ध्रुवीय कक्षा में जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं,
इनका भी सेम ही उद्देश्य होता है। तो पहला है जलवायु परिवर्तन की निगरानी करना, यानी हिमनद जो पिघल रहे हैं, समुद्री बर्फ की गति, तूफानों का मार्ग, है ना, इसकी निगरानी इसके माध्यम से की जा सकती है। प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनके बारे में गणना की जा सकती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सतह की हलचल, ये सब देखा जा सकता है। इसके अलावा निगरानी में भी उपयोग हो सकता है, जैसे वन कवर कितना है, उसमें परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, वनस्पति की निगरानी करनी हो। मृदा में जो आर्द्रता है और सतही जल स्तर है, उसका मैपिंग की जा सकती है। इसके अलावा कृषि, जल संसाधन, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये निसार है, ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बात करें इसकी लागत की, तो ये आपको डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये याद रखने की आवश्यकता है कि ये है जो उपग्रह है, ये अब तक का सबसे महंगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसके बाद बात करते हैं सीरिया संकट। देखिए, आपको पता है कि 2011 से 25 लगातार 14 वर्षों से वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है। जो पहले राष्ट्रपति थे बशर अल असद, उनका पतन हो चुका है और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो अहमद अल सराह। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, मेन है कि जो सीरिया है वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है और वहाँ पे कुछ हाल ही में चीज़ें हुई हैं, जैसे द्रुज और सुन्नी जो बेदुइन मिलिशिया हैं उनके बीच लगातार झड़पें हुई हैं। इजराइल के द्वारा वहाँ पे सीधी सैन्य कार्रवाई की गई है, जैसे दमिश्क स्थित जो सीरिया रक्षा मंत्रालय वहाँ पे हवाई हमले। तो इसमें कुछ जो वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं, ठीक है, विभिन्न वर्ग हैं, ठीक है, उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो उनको याद रखना है कि वहाँ पे कौन कौन से वर्ग हैं, पूछ लेता है यूपीएससी, जैसे अलाविटिस। तो सीरिया की जो ये सबसे बड़ी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जो कि पूर्व जो राष्ट्रपति थे असद उसका समर्थन करता था। फिर कुर्द वहाँ पे रहते हैं, और कुर्द रहते हैं उत्तर पूर्वी सीरिया में, जो एक अर्धस्वायत्त क्षेत्र है, वहाँ पे वो चलाते हैं। मार्च 2025 में हुआ कि वहाँ पे एक अस्थायी समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था जो एसडीएफ है वहाँ पे, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है, उसको सेना में विलय कर दिया जाएगा। परंतु जब अंतरिम संविधान निर्मित होता है तो वहाँ पे कुर्द जो अधिकार थे उनकी गारंटी नहीं दी जाती है। फिर वहीं पे एक और वर्ग है द्रुज, जो कि मुख्यतः स्वेदा प्रांत में निवास करते हैं। तो आज की न्यूज़ हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू, धन्यवाद।